In previous video, we were discussing about homogeneous and non-homogeneous system, consistent और inconsistent के केस में हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। तो आज उसी डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं कुछ और रिजल्ट्स आप लोगों को बताऊंगी एंड बिलीव मी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वो वीडियो फर्स्ट वीडियो में रह गए थे, उनको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि होमोजीनियस में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया था। तो होमोजीनियस सिस्टम हमें पता है कि AX इज इक्वल्स टू B जब होता है तो वो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और सॉल्यूशंस की बात की थी हमने कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेंगी। तो इसमें जब हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट, तो उसमें हमने देखा कि जो रैंक है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर वो A के बराबर आ रही थी तो कंसिस्टेंट हो रहा था सॉल्यूशन। सो रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स जो है वो जब A के बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट था सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर वो N के बराबर ही आ जाए, N जो है यहाँ पे आप मान लो कि जो ये A मैट्रिक्स है वो N क्रॉस N की है, ऑर्डर है ये N, ठीक है। तो उस केस में तो हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था दैट वाज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और कंसिस्टेंट में एक केस जो और हमें देखने के लिए मिल रहा था, तो कंसिस्टेंट में ही एक केस और था, हो सकता है कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो, सेटिस्फाइड हो कि आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का रैंक बराबर है, बट ये n के बराबर ना हो। तो एक केस वहाँ से भी हमें मिल रहा था दैट दिस इज़ लेस देन n। अगर ऐसा होता है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल रहे थे। तो अगर बोला जाए कि जो कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन जब मिलते हैं तब वो कंसिस्टेंट होता है। और एक जो दूसरा केस यहाँ से हमें मिलता है वो है इनकंसिस्टेंट का, कि कोई सॉल्यूशन ही, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ये केस कब अराइज हुआ था, एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन हम कर रहे हैं पहले। ये केस हमें कब मिला था, जब आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का रैंक ही बराबर ना हो मैट्रिक्स के रैंक से, और ये किससे लेस हो, ये आपका इसका जो रैंक है वो लेस हो n से, ठीक है। तो आप यहाँ से जो कंडीशन निकाल सकते हो वो ये होगी कि जो रैंक है वो लेस देन n रहेगा। अब मैं पहले इनकंसिस्टेंट की बात पहले कर लेती हूँ, फिर वी विल कम टू दिस कंसिस्टेंट पोर्शन। इनकंसिस्टेंट में एक एक चीज़ डिराइव करेंगे, क्योंकि कहा कि ये हम इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। और उसकी जो एक कंडीशन हमें पता है वो ये होती है कि आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का रैंक कभी भी बराबर नहीं होता A से। और हम ये कहते हैं कि जो रैंक होगा ना, वो जो भी आएगा वो लेस देन n रहेगा। और A हमारी मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, मतलब n ऑर्डर है उसका। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से कम हो जाता है तो हमें ये पता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और हमें यहाँ से एक कंडीशन पता लगती है कि जो आपका रैंक होगा ना A का, वो हमेशा लेस देन किससे होगा, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स से हमेशा लेस होगा। मैं इसका रीज़न भी अभी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कोई भी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स मैं बना रही हूँ, सपोज करो दिस इज़ ABC 0 DE 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो रैंक है वो बराबर नहीं करनी, सो FGH 0। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई एक ऐसी मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अगर दिस इज़ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है, तो अगर मैं रैंक पूछूं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का, तो रैंक इसकी हमारे पास आ रही है 3, ठीक है। ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, इसकी रैंक हमारे पास 3 आ गई, क्योंकि पहला नॉन ज़ीरो, दूसरा नॉन ज़ीरो कॉलम रो, और थर्ड नॉन ज़ीरो रो हमें मिल गई। अगर सिर्फ मैं बात करूँ A की कि इसका रो इसका रैंक क्या होगा, तो पहला नॉन ज़ीरो, सेकेंड नॉन ज़ीरो रो, तो कितना आ गया 2। तो दैट मीन्स 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 एंड इट इज़ लेस देन 4। जो इनका रैंक आया है वो दोनों ही मतलब कैसे हैं, लेस देन 4 है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं और बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसी
एग्जाम्पल से आप ऑब्जर्व करिए कि जो रैंक है ए की वो हमेशा लेस होती है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स से। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस तरीके से बनाया ही है इस मैट्रिक्स को, इस वजह से रैंक जो है ए की लेस आ रही है। तो हम थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसको शफल कर देते हैं मैट्रिक्स को। एक काम करते हैं, मैं एच यहाँ से हटा देती हूँ, एच यहाँ पे 0 कर देते हैं और एच जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसका रैंक निकालते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की रैंक है स्टिल अब वो कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पर आ गया है तो वो नॉन ज़ीरो रो में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इसकी जो हमें रैंक मिली है दैट इज़ 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप बात करो कि ए की क्या होगी, तो ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें दोनों की रैंक जो है वो बराबर आ गई, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की भी 3 आ रही है और ए की बात करें तो ये भी हमें 3 ही मिल रही है विच इज़ लेस देन 4। तो इस केस में बट सॉल्यूशन कैसा है, जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है वो तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ही यही है कि जो रैंक है दोनों की बराबर नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बनाई है ये आप नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो जो मैंने पहले मैट्रिक्स बनाई थी उसमें आपको वहाँ से एक रिजल्ट जो मिल रहा है बराबर तो होगा नहीं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, बराबर भी नहीं होगा और एन से लेस भी रहेगा, जो ऑर्डर रहेगा ना उससे लेस भी रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करना चाहूँ कि किसकी रैंक ज़्यादा होगी, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की या सिंपल मैट्रिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए जो मैट्रिक्स का रैंक रहेगा वो लेस रहेगा किससे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स से। और आप ये बनाकर देख सकते हो ये कंडीशन जो है वो उसमें सेटिस्फाई रहेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रैंक की। अगर हम पाइवोट की बात करें तो पाइवोट हमें क्या बी में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, रैंक जो होती है ए से लेस होती है, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है, तो हम ये बोलते हैं कि जो ये बी है Ax इक्वल्स टू बी का जो हमने सिस्टम बनाया था उसमें जो ये बी है ये हमारा कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं करता और जहाँ तक पाइवोट की बात है तो यहाँ पर हमें जो बी में पाइवोट, मैं लिख देती हूँ, बी में पाइवोट मिलेगा, तो पाइवोट इन बी। अब मैं पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि पाइवोट इन बी, मैंने अभी आप लोगों को एक मैट्रिक्स ली थी ए बी एन सी और ए बी एन सी 0 टी ई, इसको 0 0 0 0 0 देन जी एंड एच इधर ले लेते हैं, ठीक है, इसको 0 कर देते हैं। तो इसकी रैंक हो गई आर्गुमेंट मैट्रिक्स की 3 और इसकी ए की रैंक हो गई 2। इसमें अगर देखो पाइवोट का क्या मतलब होता है कि जब आप रो वाइज चेक कर रहे हो तो आपको जो नॉन जीरो एंट्री मिलेगी वो हमारी पाइवोट कहलाएगी। अगर आप देखो पहला पाइवोट यहाँ मिल गया, दूसरा पाइवोट यहाँ मिल गया और तीसरा पाइवोट आपको यहाँ पर मिल गया। तो जब इनकंसिस्टेंट रहेगा सिस्टम तो पाइवोट जो है वो आपको बी में मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैंने जो दूसरी मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पर 0 कर दिया था और यहाँ पर मैंने एच कर दिया था। तो ये बिल्कुल आपको पाइवोट कहाँ पर मिल रहा है, अगर अब आप पाइवोट चेक करना चाहो तो पाइवोट आपको इस केस में मिल रहा है, मतलब बी में कोई पाइवोट नहीं है। तो आप आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि बी में पाइवोट होने का और ना होने का क्या मतलब होता है। इस कंडीशन में तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब होगा सेटिस्फाई तो आप यही ऑब्जर्व करोगे जो पाइवोट है वो आपको बी में मिलेगा। तो ये एक चीज़ हो गई पाइवोट की। दूसरी चीज़ हमने ये बोला कि बी जो है वो कॉलम स्पेस में आपको नहीं मिलेगा। कॉलम स्पेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आई थिंक 3 वीडियोज़ या 2 वीडियोज़ तो फॉर श्योर आपको कॉलम स्पेस और रो स्पेस में मिल जाएंगी, जिसमें मैंने एक में तो ये बताया हुआ है कि एक निकालते किस तरीके से कॉलम स्पेस हो या फिर रो स्पेस हो, और दूसरे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में डिस्कस की हुई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर वो दोनों वीडियोज़ देख लें तो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बार बार हम जब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात भी कर रहे हैं तो पाइवोट्स की बात करते हैं, देन कॉलम स्पेस रो स्पेस की बात करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनसे रिलेटेड हैं। तो जब आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये होते क्या हैं तो ऑफ कोर्स समझने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। आप देख लो तो हेल्पफुल रहेगा आपको। देखिए कॉलम स्पेस में था क्या कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि बी लेट अस से कि कोई कॉलम C1 है
और वो बिलोंग कर रहा है कॉलम स्पेस ऑफ ए से। तो ए जो मैट्रिक्स होगी उसमें ये C1 मान लिया कॉलम मैंने, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया एंड ये C4 कॉलम मान लिया। नाउ आई एम सेइंग दैट C1 जो है वो इस A के कॉलम स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि इस C1 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इन बाकी के कॉलम से। लाइक आपने लिख दिया A C2 B C3 एंड C C4, ठीक है। तो ये जो है आपका C1 जो है वो आपका कॉलम स्पेस से बिलोंग कर जाएगा किसके, A से, ठीक है। जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में बाकी सारे कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सको, या फिर ऐसे वेक्टर्स जो हैं कॉलम स्पेस में जाते हैं जो स्पैन कर सकें, बाकी के जो वेक्टर्स हैं उनको स्पैन कर सकें। क्लियर। तो B अगर आप कह रहे हो कि B बिलोंग करता है कॉलम स्पेस ऑफ A, तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, अब इस A मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और अगर वो उसके कॉलम स्पेस में बिलोंग करता है, तो अगर बिलोंग करेगा तब तो आप उसको LC में लिख सकते हो, बाकी सारे जो भी कॉलम्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखा जा सकता है। बट अगर आप ये कह देते हो कि बिलोंग नहीं करेगा, इन दैट केस वो उसके LC में लिखा नहीं जा सकता। अब जैसे कि मैं बात करूं कि B जो है, लेट अस से, अभी मैं ये बोलती हूँ कंडीशन में हम ये लेके चलते हैं कि सपोज करो जो B है वो कॉलम स्पेस में बिलोंग कर रहा है A के, तो मैट्रिक्स यही ले लेते हैं, C1 C2 C3 C4 के कॉलम्स हैं। आप क्या कहोगे कि B कैसे लिखा जा सकता है, B इज इक्वल्स टू B C2 C C3 एंड D C4, इस तरीके से LC लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्लियर। अब ये एक कंडीशन हमारे पास ये भी है, बट कि जो AX ऐसे समझो कि अगर कॉलम स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो ऐसे लिखा जा सकता है। बट अगर आप ये कह दो अब कि कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो ऐसे लिखा नहीं जा सकता। अब रीज़न देखिए, जो AX इज इक्वल्स टू B हम लेकर चल रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इसको स्मॉल b ले लेते हैं, इट इज शुड बी स्मॉल b, हम ये कह रहे हैं कि इसका जो है इसमें जो कोई सोल्यूशन, ये जो सिस्टम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर सोल्यूशन नहीं है तो आप जो है B को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो उसके कॉलम है उसको आप उसके LC में नहीं दिखा सकते। जब नहीं दिखा सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, जो P है वो कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा। सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप लिख नहीं सकते हो ऐसे, और जब लिख नहीं सकते हो तो आप ये बोल नहीं सकते हो कि वो उसके कॉलम स्पेस में जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई पाइवोट से रिलेटेड। देन ओके, एक कंडीशन और है इसमें, एक कंडीशन जो हम और ऐड कर सकते हैं, दैट अबाउट A हैज़ एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल। जब आप सॉल्यूशन निकालने की बात करते हो, लाइक आपको सॉल्यूशन निकालना है, उस टाइम पर आप ये नोटिस करोगे एक एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक की बात यहाँ पर हो रही है। दो कंडीशंस और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि अगर हम बात करें इसके कॉलम स्पेस की, कॉलम स्पेस ऑफ A और रो स्पेस ऑफ A, तो कॉलम स्पेस एंड रो स्पेस दोनों ही कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी दैट अगर आप जो A मैट्रिक्स है, इसी से लिख देती हूँ। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, हम जब पहले LI LD का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो उसमें आपके पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं सपोज करिए, और आपको ये फाइंड करना है कि वो वेक्टर्स LD हैं LI। तो आप क्या करते थे कि उन वेक्टर से फॉर्म करते थे एक मैट्रिक्स, और अगर वो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो वो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो ज़ीरो आएगा या तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। और जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आता था तो हम कहते थे कि जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और इन केस उनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता था तो हम क्या कहते थे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस केस में आप देखिए, हमने कहा रैंक जो है, जो A की रैंक है दैट इज़ लेस देन N, और N से लेस है, दैट मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप ये दो रिजल्ट याद रख सकते हो कि जो कॉलम स्पेस है, जो भी कॉलम में जो वेक्टर्स जा रहे हैं, या रो की बात करें तो वो कैसे होते हैं, LD होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं, आई होप ओके, तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, सारे रिजल्ट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को।
अब आ जाते हैं कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के बारे में। तो जब कंसिस्टेंट की बात हो रही है या फिर आप ये बोलो कि सॉल्यूशन है, इट हैज़ सॉल्यूशन, सो आपने जो एक रिजल्ट बोला ना बी पाइवोट को लेकर या फिर कॉलम स्पेस को लेकर कि जो बी है वो कॉलम स्पेस में नहीं बिलोंग करेगा, किसके केस में बोला था, इसके केस में बोला था। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जब नहीं कर रहा था तो आप बोल रहे थे कि कॉलम स्पेस में नहीं लिखा जा सकता, बट अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि जो बी है वो उसके कॉलम स्पेस से बिलोंग करेगा। ओके, अब एक कंडीशन है, मान लीजिए कि इसकी अगर बात करें तो इसके पास तो रैंक फुल है, ठीक है, तो वी कान से कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। बट कंसिस्टेंट में ही जो सेकंड केस है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है सिस्टम, उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो क्वाइट कंफ्यूजिंग हो सकता है कि वो सॉल्यूशन ही ना रखे, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो यही होगी कि या तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। अब ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पर रैंक जो है n के बराबर आ रही है तो आप डिटर्मिनेंट 0 नहीं बोलोगे। बट जब जिन दो केसेस में बोल रहे हो वो दो केसेस हैं कौन से, पहला है इनकंसिस्टेंट का और दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। या तो वो नहीं ही रखेगा और अगर रखता भी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रखेगा। क्लियर? तो जो कंडीशन क्या है, जो दो कंडीशंस जुड़ गई, पहली कंडीशन क्या, ये पता हो कि डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। बट अगर वो ये मेंशन कर दे कि कंसिस्टेंट मतलब इट हैज़ सॉल्यूशन, तो आप इस रिजल्ट से यही बोलोगे कि जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा, यूनिक तो फिर वो रखेगा ही नहीं, ठीक है। ये रिजल्ट एक क्वेश्चन था CSIR नेट में, तो उसमें यही चीज़ पूछी गई थी कि डिटर्मिनेंट 0 था, वो तो हमें क्वेश्चन से पता लग गया था जो सिस्टम था, बट उसमें ये बोला था कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ओके, वन मोर थिंग, एक और रिजल्ट मुझे याद आ रहा है एंड इट इज़ रिलेटेड टू कॉलम स्पेस ओनली। कॉलम स्पेस की बात अगर हम करें, क्योंकि मैट्रिक्स जो मैंने लिया था वो n×n ऑर्डर का था, तो कंसिस्टेंट में अगर मैं बात करूँ, सॉरी इनकंसिस्टेंट में अगर हम बात करें, इनकंसिस्टेंट, जो कॉलम स्पेस रहेगा आपका वो हमेशा कंटेन्ड रहेगा इसमें, ठीक है, Rn में। यहाँ पे n क्या था, ये आपका ऑर्डर था, तो जो कॉलम स्पेस रहेगा वो जो है कंटेन्ड रहेगा Rn में। वेयर एज जब आप कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि जो कॉलम स्पेस रहता है वही आपका Rn स्पेस भी रहता है। और इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, जो भी वेक्टर्स, अभी मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा था कि Ax = b का हमारा सिस्टम है, Ax = b जो है वो हमारा सिस्टम है, इसमें जो ये b है वो किसमें, कॉलम स्पेस में नहीं जा रहा। जो चीज़ कॉलम स्पेस में नहीं जा रही है वही तो आपका सॉल्यूशन नहीं दे रही, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट का हमारे पास सिस्टम है, तो Ax = b के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और b जो है वो कॉलम स्पेस में भी नहीं जा रहा। मतलब जो वेक्टर्स आपकी कॉलम स्पेस में नहीं जाएंगे वो सॉल्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे जो कॉलम स्पेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हम Ax = b की ही बात करें तो इसमें जो b के मल्टीपल्स जितने भी हैं, b के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो इसके मल्टीपल्स के लिए भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहीं से ही आपको इनफाइनाइट ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे जो आपके कॉलम स्पेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम स्पेस जो होता है एकदम प्रॉपर आपका सबसेट हो जाता है Rn का इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट के केस में कॉलम स्पेस और Rn बराबर होगा, बट इसके केस में नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स रहेंगे जो आपके कॉलम स्पेस में नहीं जाएंगे, कॉलम स्पेस में अगर नहीं जाएंगे तो ये इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।